हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि अभी हम लोग साउंड वेव पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो पार्ट इसका आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था साउंड का करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था, वो ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव स्पीड के बारे में पढ़ा था। और थर्ड जो लेक्चर आया था उसमें हम लोगों ने पिच के बारे में और साउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी था वो पढ़ा था। तो अभी तक जो पढ़ा था उससे कुछ अब एक मैं न्यूमेरिकल आज लेकर आया हूँ। तो उससे जो भी मैंने अभी तक जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड फार्मूला का यूज करके डियर स्टूडेंट आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 34 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 1000 हर्ट्ज है और वेवलेंथ इसका दिया हुआ है दोस्तों कितना 34 सेंटीमीटर। तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग भी पीछे वाले क्लास को अगर आप लोगों ने अटेंड किया है तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, या आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं जब अभी सॉल्व कर दूंगा उसके बाद उससे आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो भी कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए तो न्यूमेरिकल को जो सॉल्व करने का तरीका होता है दोस्तों, वो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डाटा को हम लोग लिखते हैं, मतलब कि जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लैम्डा दिया हुआ है, यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना है 34 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी करते हैं, न्यू से भी करते हैं, दोनों से दोनों से डिनोट करते हैं। तो ये कितना दिया हुआ 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अब ये कितने में, ये इस सबसे पहले कोई भी ये सेंटीमीटर है, यानी ये सीजीएस में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या में चेंज करेंगे, एसआई में चेंज कर लेंगे। तो एसआई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 34 डिवाइडेड बाई 100, इतना ये मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था V बराबर म्यू लैम्डा। म्यू लैम्डा, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। म्यू दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ, तो V यहाँ से निकल जाएगा। तो V यानी वेलोसिटी यानी वेग, यानी जो साउंड वेव दिया उसका वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए 1000 दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 34 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो ये 340 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, जो पूछ रहा है उसके लिए फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी में और अभी 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं कि एस बराबर वी टी होता है, यानी क्या ये होता है, दूरी बराबर वेग इंटू वेग या चाल जो भी बोल लें इंटू समय। तो ये होता है, इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करने हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, ऐसा हम लोग का कितना हो गया, 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, एस कितना हो जाएगा, तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 340 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा 110 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स 294 सेकेंड के आसपास इसका आएगा आंसर। 294 सेकेंड के आसपास इसका आंसर आएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कैसे जो जो दिया रहता है पहले उसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हम लोग को प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला से काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको आप लोग मोस्ट स्टार करके याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अगर फार्मूला याद है
तो इसी में कई बार मैनिपुलेट कर देता है। कई बार ये मीटर में दिया हुआ है तो मिलीमीटर में दे सकता है, ये हर्ट्ज़ में दिया हुआ है तो किलो हर्ट्ज़ में दे सकता है। तो ये सारे मैनिपुलेशन हो सकते हैं। तो उसको आप अपने तरीके से जितना हो सके सिंपल वे में आप लिख लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए ये फार्मूला लगा के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था उसका एक तरीके से ये एप्लीकेशन था कि जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इस तरीके से यूज होता है। तो चलिए अब आगे आज का हम लोग अपना एक क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था उससे आगे थोड़ा कुछ और थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक पिछले क्लास में मैंने लाउडनेस तक बताया था, लाउडनेस तक मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। उससे पहले हम लोग एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हम लोगों के लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब वो उसके बारे में जानते सब लोग हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज उसको मैं और ओपन करके बताऊंगा जिससे उससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए अगली हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि श्रवण सीमा, मतलब कितना तक हम लोग सुन सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का जो सुनने का ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक होता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास इंट्रो में भी बताया था, लेकिन आज मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या और कैसे किसका किसका होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पेसीज़, स्पेसीज़ लिखूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी तक वो सुन सकता है। तो यहाँ पे हो गया स्पेसिक, मतलब जाति, मतलब बोल सकते हैं अलग अलग टाइप के लोग या जानवर जो भी हो, और यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में आप भी अपने नोटबुक में इसको बना लीजिए, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कितने रेंज तक सुन सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो कितना तक सुन सकता है दोस्तों, वो 30 किलो हर्ट्ज़ तक सुन सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो कुत्ता होता है यानी कि डॉग, डॉग सुन सकता है 50 किलो हर्ट्ज़ तक आराम से सुन सकता है। उसके बाद थर्ड में आप लिख लीजिए बैट, बैट यानी चमगादड़, चमगादड़ कितना तक, मोर देन 1 किलो 100 किलो हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा तक सुन सकता है। उसके बाद हो गया बच्चों डॉल्फिन। आप लोग सब जानते होंगे कि इंसान के बाद सबसे ज़्यादा कोई चालाक पशु होता है, यानी जो मछली बोल लीजिए जो भी बोल लीजिए, वो डॉल्फिन होता है। तो डॉल्फिन भी क्या, इसको मोर देन वाला यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे, 100 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा तक आराम से फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, 100 किलो से ज़्यादा हर्ट्ज़ तक रहेगा। फिफ्थ में आ जाइए बच्चों एलिफेंट, एलिफेंट एंड व्हेल, व्हेल जो मछली होता है ये आपका सुन सकता है 20 हर्ट्ज़ से नीचे वाला भी ये सुन सकता है, यानी कि ये देखिए ये सब ऊपर में था, ये नीचे से सुन सकता है। और जो राइनोसॉरस होता है, राइनो, ये आपका सुन सकता है 5 हर्ट्ज़ से नीचे वाला भी सुन सकता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि कौन कितना। देखिए आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये लगना चाहिए कि हम लोग का जो ऑडिबल रेंज है रफली 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक है, लेकिन जो बच्चा जो रहता है नियोनेटल, मतलब जो नवजात या थोड़ा और 2-3-4 महीने तक रहता है, वो 30 किलो हर्ट्ज़ तक का साउंड सुन सकता है। इसीलिए जो हम लोग नहीं सुन सकते वो भी उन लोग सुन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा बच्चा बचपन में ज़्यादा रोता भी है। एक रीज़न ये भी होता है कि जो हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है बच्चे लोग वो भी सुन लेते हैं। तो इस तरह से ये जो सीरीज हो गया इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे का जो साउंड होता है उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, हिंदी में इसको बोला जाता है अपश्रव्य, अपश्रव्य, और इंग्लिश में इंफ्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा का होता है उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इसको बोला जाता है
प्रस्रव्य, अल्ट्रासोनिक प्रस्रव्य, इंफ्रासोनिक अपस्रव्य। तो इस तरह से ये जो हमारा हियरिंग रीजन था, हियरिंग जो रेंज था, मतलब श्रवण सीमा, मतलब इतने तक हम लोग सुन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको आप नोटबुक में अच्छे से ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मैं इसको अब रफ करता हूँ और इसके बाद एक चीज़ और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जिससे आपको सुन के एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप लोगों ने सब ऑब्ज़र्व किया होगा, सब लोग आप लोगों ने देखा होगा कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, अर्थक्वेक आने वाला होता है या ज्वालामुखी फटने वाला होता है या फिर कोई भी विपदा आने वाला होता है, तो उसमें जो एनिमल रहता है, एनिमल्स वो अलग तरह से बिहेव करता है। एनिमल्स में जैसे हो गया डॉग हो गया, कैट हो गया, यहाँ तक अंट जो चींटी वगैरह होती है वो भी अलग बिहेव करता है। वो अपने बाम्बी से ज़्यादा मात्रा में निकल के इधर उधर, मतलब पता चल जाता है। जैसे ऐसे तो उसको बताया जाता है कि वो बरसात को भी सिम्बलाइज करता है। जब ज़्यादा चीज दिखता है तो हमारे दादा परदादा या दादा लोग जो है वो बताते हैं कि उससे बारिश का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डॉग, कैट, एलिफेंट, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक आने वाला रहता है, ये जो 20 हर्ट्ज से कम वाला जो साउंड रहता है, ये सब लोग पहले सुन लेते हैं। अब कुछ 20 हर्ट्ज से ऊपर वाला भी रहता है तो उसको भी सुन लेता है डॉग, कैट। ये जो एलिफेंट है ये तो कम वाला सुनेगा, ये सब ऊपर वाला सुन लेगा। इन लोग स्नेक भी अपने बिल से निकल जाता है। स्नेक तो हालांकि बिल बनाता नहीं है, लेकिन वो सांप के बिल में रहता है, उससे निकलने लगता है। तो मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं उन लोग को पहले पता चल जाता है कि कुछ अब नॉर्मल होने वाला है, मतलब कुछ दुर्घटना होने वाला है। क्योंकि उन लोग अर्थ से जब जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो, मतलब ज्वालामुखी फटे या भूकंप आए, तो अर्थ के सेंटर से वो स्टार्ट होता है। ईपी सेंटर वगैरह ये सब सारी चीज़, ज्योग्राफी का चीज़ है वो पढ़ना है। तो ये देखा जाता है कि इन लोग को पहले ही पता चल जाता है, उसके अकॉर्डिंग इन लोग बिहेव करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। जानवर हो गया, कुत्ता, घोड़ा, ये सारा चीज़। तो ये साउंड का कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी जानिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि अर्थक्वेक वगैरह ये जो आने से पहले इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो आखिर होता क्यों है, तो वो क्या था, साउंड से रिलेटेड था। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद से आप लोग समझ जाएंगे कि ये इस तरह से इसलिए बिहेव करते हैं कि उन लोग को पहले पता चल जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। अगर आप लोग लाइट का रिफ्लेक्शन जानना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल में उसका भी 2-3 पार्ट अभी मैंने अपलोड किया है, उसका भी मैं वहाँ पे उसको मतलब पढ़ा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, मतलब जो हमारा वो लाइट वाला जो चल रहा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि साउंड भी है वो रिफ्लेक्ट होता है। देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, या आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल एक्सपेरिमेंट है। एक तरह से एक कूट ले लीजिए, उसको क्या कीजिए, इस तरह से एक पाइप ले लीजिए, ठीक है, और इसका एक सिरा इधर रखिए, एक सिरा इधर रखिए। यहाँ से आप कुछ बोलिए, ठीक है। ये बाय द वे आपका मुंह हो गया इस तरह से। इससे आप कुछ बोलिए, जो साउंड निकलेगा इससे ट्रेवल करेगा। और एक और ले लीजिए, कोई दूसरा लड़का बैठा रहेगा जो आप ही के जैसा क्यूरियस रहेगा, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो क्या होगा, यहाँ जो ये है क्या है, बोर्ड है, मतलब जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड होता है उस टाइप का बोर्ड कुछ ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, ये साउंड यहाँ जाएगा, इससे टकरा के इससे इसमें फिर आएगा। और यहाँ पे जो लड़का बैठा हुआ रहेगा, यहाँ पे ये कान लगा के बैठा रहेगा। इसका कान थोड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ ये आराम से इसको सुन सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये इंसिडेंट है तो आई लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड है तो आर लिखेंगे।
ये पूरी तरह से क्या करता है, किसको फॉलो करता है, ये पूरी तरह से फॉलो करता है, ये पूरी तरह से फॉलो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये ईयर से अपने सुन लेगा, ईयर से। तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ फॉलो होता है उस वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का भी लॉ फॉलो होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि एक बार आपने कार्डबोर्ड रखा यानी कि हार्ड सरफेस रखा, हार्ड सरफेस, एक बार कुछ सॉफ्ट सरफेस रख के देखिए, कपड़ा वगैरह या कुछ रख के देखिए, तो देखिएगा कि जैसे इसी पे कपड़ा लगा दीजिए 2-3 लेयर में कॉटन का, उसके बाद जो साउंड का इंटेंसिटी होगा वो कम जाएगा, मतलब जितना पहले आ रहा था उतना नहीं आ रहा। तो अनलाइक मतलब कि जैसा कि लाइट में क्या होता है, लाइट में जो रहता है वो हार्ड सरफेस से, जैसे मिरर हो गया तो इससे आराम से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, हार्ड सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और पॉलिश्ड सरफेस जहाँ पे रह, ये हार्ड सरफेस से यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, साउंड भी रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब कि ये भी जीस्ट में ये कहना, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे साउंड, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। इसी का 2-3 फेनोमेनन होता है। जैसे एक होता है इको, दूसरा होता है रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन जिसको बोलते हैं, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि होता है। रिवर्बरेशन का मतलब होता है गुंजन। तो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ही रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ जाते हैं तो जो रिवर्बरेशन हो गया या फिर जो इको हो गया, इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। देखिए इसका बहुत जगह पे यूज होता है। ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मैं बता दिया, अब मैं इसका यूज बताता हूँ। जैसे आप लोग जाते होंगे डॉक्टर के यहाँ, तो एक स्टेथोस्कोप लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, आला जिसको बोलते हैं, आला लगा के वो अपने कान में ऐसे लगाता है, उसे सुनता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये आप हैं और ये आपके चेस्ट पे ऐसे लगा के चेक कर रहा है आला, ठीक, आला ऐसे लगा के चेक कर रहा है, आँख नाक भी होना चाहिए। तो ये भी आपके चेस्ट पे आला लगा के डॉक्टर चेक कर रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो ये पाइप जैसा जो दिखता होगा जो डॉक्टर ऐसे लगाता है, एक्चुअली में वो ऐसे रहता है, पाइप जैसा रहता है। इसके अंदर क्या रहता है कि ये जब आपके हार्ट बीट का जो साउंड इसमें आता है यहाँ पे इंटर करता है, इसका क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगा। इसको अच्छे से समझिएगा डियर स्टूडेंट। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये डॉक्टर के कानों में पड़ता है, जिस कारण से इसका जो इंटेंसिटी रहता है, इंटेंसिटी यानी बोले तो घनत्व, इंटेंसिटी जो रहता है वो हाई रहता है और डॉक्टर आराम से सुन लेता है। और अगर आपके हार्ट में कोई गड़बड़ी हो या आपके हार्ट में कफ वगैरह हो तो इसे सुन के बता सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने रिफ्लेक्शन बताया वहाँ मेडिकल साइंस में यूज होता है। यहाँ पे जो हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो आला का जो ये पाइप जैसा जो आप देखते होंगे, एक्चुअली में वो अंदर हॉलो रहता है, उसी से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके डॉक्टर साहब के ईयर में जाता है, वो आराम से उसको सुन लेते हैं, बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्या, ये स्टेथोस्कोप का जो काम होता है, ये एक तो ये हो गया, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया डियर स्टूडेंट। सेकंड में देखिए, सेकंड में आप सब लोग होली, दिवाली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, छठ जितना भी होता है उसमें क्या करते हैं, पूरा माइक वाइक डीजे बीजे लगा के एकदम नाचते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डीजे के लिए साउंड होना चाहिए। साउंड में क्या, स्पीकर होना ज़रूरी है। अगर स्पीकर नहीं होगा तो सब फीका हो जाएगा। तो स्पीकर का कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से साउंड निकलता है, ढंग चिक करके निकलता है, ढिक चिका जो भी हो उस टाइप से करके निकलता है। तो देखिए इसमें होता क्या डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इधर गया फिर इधर से इधर आया। मैं रेड से दिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि आप आराम से उसको समझ डिस्टिंग्विश कर सके, मतलब विभेद कर सके। तो इसका जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो इसके कारण इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है, अब बाहर निकलता है, उसके बाद आपको रोमांचित कर देता है,
तक धीनाधीन करके आप लोग नाचते हैं, सब कोई नाचता है, खुशी में नाचता है। अगर साउंड ना हो, उस तरह का मतलब माहौल ना बने तो कोई डांस नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए जो मैं बताया रिफ्लेक्शन, उसी का यूज हो रहा है। तो देखिए कितने जगह पर रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है। 2 जगह तो आपने देख लिया, एक क्या स्टेथोस्कोप में यूज किया डॉक्टर, दूसरा क्या किया, जो ये क्या होता है स्पीकर होता है उसमें भी यूज किया जाता है। स्पीकर, ये जो स्पीकर रहता है साउंड बॉक्स में, उसमें भी यूज किया जाता है। और नॉर्मल देखते होंगे कि कुछ साइकिल पे वगैरह में हॉर्न भोंपो टाइप का रखता है, उसमें भी इसका यूज होता है। इस टाइप का भोंपो बना हुआ रहता है। थोड़ा सा ये गलत हो गया दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ये बड़ा सा रहता है, उसके बाद इसको थोड़ा सा नैरो बनाते हैं और नैरो बना के पीछे बब्बल टाइप का रहता है। जब इसको प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें हवा रहता है, भरा रहता है। फिर इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो के यहाँ से क्या होता है, आवाज़ निकलता है। तो ये भी है जो हॉर्न है, ये मैनुअल हॉर्न है। जो आप बोलिएगा कि मोटरसाइकिल में जो हॉर्न होता है वो नहीं, ये मैनुअल हॉर्न है। ऐसे इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से एक साउंड निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा इडली डोसा बेचने वाले यही ज़्यादा यूज करते हैं, भों पो करता है, इस तरह की आवाज़ निकलता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे जब प्रेस करते हैं तो इसमें हवा भरा हुआ है, तो प्रेस हो जाता है। इससे जब मल्टीपल टाइम में जब रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद निकलता है तो इसका इंटेंसिटी हाई होता है। जैसे हम लोग विसिल भी मारते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपने जो टंग को है ट्विस्ट कर लेते हैं और एक प्रेशराइज एयर निकलता है उससे। तो मल्टीपल यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये देखिए 3 एग्जांपल मैंने बताया मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे सब मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके हम लोग कितने अपने जीवन में सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं। तो ये तो था रिफ्लेक्शन के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी हैज़ल फ्री इन माई कमेंट बॉक्स। आप आराम से बिना कोई संकोच के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है, मेरे इसी नाम से डीजी वेदा, मतलब डीजी वेदा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इको और रिवर्बरेशन। आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। तो लेक्चर मतलब जो ये लर्निंग सीरीज चल रहा है, इसमें आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।